तो यार आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, एंड आई एम प्रिटी श्योर इसमें आपको इंटरेस्ट आएगा और सुनने में भी बड़ा मज़ा आएगा, एज टू हाउ टू गेट एन FIR रजिस्टर्ड, और इफ एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड into some अदर सेक्शंस, तो उसको ऑल्टर कैसे करवाएं, उसका ग्रीवियांस क्या है, उसको रजिस्टर कैसे करवाएं। कुछ चीज़ें ये ऐसी हैं कि जो लेमैन है वो कहते हैं कि थाने में सिर्फ चक्कर ही काटना पड़ता है, आना जाना पड़ता है, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो FIR रजिस्टर कैसे होगी, दिस इज द टॉपिक वी आर गोना बी टॉकिंग अबाउट इन दिस वीडियो। और हम किस तरह से उस चीज़ को कोर्ट में लेके जाएंगे और ऑनरेबल जज से वो FIR रजिस्टर करवाएंगे इफ इट इज नॉट बीइंग रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑफिशियल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि ये जो कंप्लेंट है वो जाति का है। तो अगर आपकी जो जो इंसिडेंट हुआ है, जो हाथापाई हुई है, मारपीट हुई है, जो कॉज ऑफ एक्शन जो हम बात करते हुए आ रहे हैं, जो कॉज ऑफ एक्शन है, वो कॉज ऑफ एक्शन जहाँ पे जैसे आपका अगर झगड़ा हुआ है, जिस भी जगह झगड़ा हुआ है, जिस भी जगह मारपीट हुई है, मारा गया है, वहाँ से कंसर्न थाना, पुलिस स्टेशन जो भी बनेगा, और उस पुलिस स्टेशन के हिसाब से जो कंसर्न MM होंगे, MM यानी कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, आज की डेट में अगर बोला जाए तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। हर थाने के एक पर्टिकुलर मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जहाँ पर उस थाने, वहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन से अपना ग्रीवियांस जा करके कंसर्न कोर्ट में रखते हो। तो फिलहाल हमारा जो कंसर्न है वो है कि किस तरह से FIR रजिस्टर करवाएं, कैसे हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसको रजिस्टर करवाएंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे इलेबोरेटली बात करने वाले हैं विद द पिटीशन, कि किस तरह से वो पिटीशन जाएगी और उसमें कैसे कैसे क्या होगा और कितना वक्त इसमें लगेगा रजिस्टर होने में, और अगर रजिस्टर हो गई है तो उसको कैसे ऑल्टर करवाएं या उसमें चेंजेस कैसे लाएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने बता दिया किस जज के आगे ये जाएगी, और बाकी सारी चीज़ें, मेमो ऑफ पार्टीज, इंडेक्स, सब कुछ उसी तरह जाएगा। अब इंडेक्स अगर देखोगे तो वैसे ही जाएगा, ग्रिड पे मत जाना। हम बात करेंगे सेक्शन 200 CRPC, ठीक है, और सेक्शन 156(3), जो आज की डेट में हो गया है सेक्शन 223 ऑफ BNSS एंड 175(3) ऑफ BNSS। तो अब समझने वाली बात यह है कि दोनों ही जो सेक्शंस हैं, मेरे हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो ये इंटरचेंजेबली, अगर ये साथ में जा रही है एप्लीकेशन कोर्ट में, तो ये इंटरचेंजेबली सॉर्ट ऑफ, ये नहीं कह रहा रिजिड होना है, बस उसी तरह यूज होती है। कैसे, मैं बताता हूँ आपको आगे। डिफरेंस इसमें अगर होगा तो ये होगा कि 156 में यू आर अप्रोचिंग द कोर्ट डायरेक्टली, ऑब्वियसली रेमेडीज लेते हुए पुलिस स्टेशन से, टू गेट एन FIR रजिस्टर्ड। अगर आपकी पुलिस स्टेशन रजिस्टर नहीं कर रहा है FIR, उसके रीजंस देखो कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वो ब्राइब खा के बैठे हों, चाहे वो किसी प्रेशर में हो, या उनका मन ना हो, कोई भी रीज़न हो सकता है। देखो, कभी कभी पुलिस स्टेशन रिलक्टेंट होता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर करने के लिए। छोटे मैटर हैं तो वहाँ तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, बड़े मैटर्स में अगर नहीं करती है कोर्ट पुलिस स्टेशन रजिस्टर, तो दिस इज़ द रेमेडी वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। 200 की अगर बात करें, 200 इज़ अ प्राइवेट कंप्लेंट, जो डायरेक्ट आप मजिस्ट्रेट के पास, सेम मजिस्ट्रेट के पास आप लगाते हो, और इसमें कोई, देखो, इसमें कोई चार्जशीट जैसा कुछ सीन नहीं होता, इसमें कोई ट्रायल नहीं चलता। अगर मैं बहुत छोटे वर्डों में बोलूँ तो यहाँ पे आपकी कंप्लेंट जब जाती है तो आपकी कंप्लेंट की सुनवाई होती है, पार्टीज को बुलाया जाता है, एविडेंसेस होते हैं, उसके बेसिस पे वो डिसाइड की जाती है कि ऑफेंस हुआ नहीं हुआ, बनता है या नहीं बनता है। वो 56(3) की बात जब आती है तो 56(3) में आपके पास ऑलरेडी इधर यू हैव नो FIR रजिस्टर्ड, तो आप वो रजिस्टर करवाने के लिए जाते हो। 200 में भी वही है कंसर्न, मगर 200 में पार्टीज को बुलाया जाता है, सामने वाली पार्टीज को। 156(3) में पार्टी, सामने वाली पार्टी यानी एक्यूज को आइडिया भी नहीं होता कि 56(3) ऐसे उसके अगेंस्ट चल रही है, क्योंकि दे आर नॉट द कंसर्न पार्टी अनलेस इट इज डिसाइडेड एंड एन FIR इज रजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर हो रखी है तो वो बहुत अलग चीज़ है, नहीं हुई है तो इसके बारे में ना उनको बुलाया जाएगा,
ना बताया जाएगा कि आपके अगेंस्ट 56(3) की एप्लीकेशन चल रही है और somebody has come and approached to the court to get an FIR registered against you, यानी accused। तो अभी फिलहाल हम अभी अगर मैं डिमार्केट करके बात करूं तो फिलहाल हम बात करेंगे 200 की कंप्लेंट की, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दैट प्राइवेट कंप्लेंट से स्टार्ट करते हैं और फिर मैं आपको इनका रिलेशन को रिलेशन बताऊंगा कि किस तरह से ये कोर्ट में जाती हैं, साथ में जाती हैं तो क्यों जाती हैं, और अलग अलग भी ये जा सकती हैं और अलग अलग जाती हैं तो ये क्यों जाती हैं, ठीक है। तो ये अभी फिलहाल 200 की कंप्लेंट की बात हो रही है, सीआरपीसी की प्राइवेट कंप्लेंट दैट इज, ठीक है। तो यहाँ से हमारी कंप्लेंट जो है स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम नॉर्मली बेसिकली जैसे हर सूट में हम टाइटल डालते हैं वैसे ही डालते हैं, कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 अगेंस्ट द अबव नेम अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस कमिटेड बाय देम पनिशेबल अंडर सेक्शन दिस और दिस। तो अब देखो अगर मैं ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देता हूँ, बता देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस 200 कंप्लेंट, जो 200 और 156 की जो ग्राउंड्स हैं, जो अवर्मेंट्स हैं, जो ग्रीवियांसेस हैं, वो दोनों देखो सेम रहते हैं, ठीक है। क्योंकि रेमेडी जो आप मांग रहे हो वो 200 में भी वही मांग रहे हो और 56(3) में भी वही मांग रहे हो। तो अब वो हैं तो सेम, और ये दो तरह से फाइल होती हैं, या तो आप दोनों साथ में डाल दो, जैसे अभी फिलहाल हमने सामने 200 देख रहे हो तो हमने 200 फाइल करी हुई है, उसके बाद जो आएगी वो 156(3) आएगी, वो भी मैं दिखाऊंगा। इनको आप इंडिविजुअली अलग अलग भी फाइल कर सकते हो, लेकिन साइमल्टेनियसली मत करना। 56(3) अलग से फाइल हो सकती है, अगर वो डिसाइड हो जाती है तो फिर आप 200 डालोगे, उस पर मैं अभी आगे आऊँगा कैसे। तो अभी 200 की बात कर रहे हैं तो 200 पे ही चलते हैं, कंप्लेंट की, प्राइवेट कंप्लेंट की। तो ग्रेवियांस देखो मैंने बताया, ग्रेवियांस हमारा था, हमें इस केस में इसके बैकग्राउंड थोड़ा सा बता देता हूँ। इस केस में दो पार्टीज हैं, मल्टीपल पार्टीज हैं, जिसमें से दोनों के बीच में स्कफल होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जो फिजिकल अब्यूज में कन्वर्ट हो जाता है। और वन ऑफ द एक्यूज जो है वो एक कोई शार्प ऑब्जेक्ट लेके, नाइफ या कुछ समथिंग लेके, वो जो विक्टिम के सर पे ब्लो करते हैं और गर्दन पे मारते हैं 2-3-4 बार। तो अब जो इंजरी जो उन्हें होती है ना, वो होती है ग्रीवियस इंजरी, हैवी इंजरी। ऑब्वियसली छोटा इशू नहीं है, बहुत बड़ा ब्लीडिंग्स हुई है, सर फटा है, सब कुछ हुआ है, स्टिचेस आए हैं, तो वो एक बड़ा ऑफेंस है, ठीक है। तो जब थोड़ा सा ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूँ, तो जब हमारे को इंजरी हुई, जब लड़ाई हुई, तो हमने 100 नंबर कॉल करा। नेचुरली नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम 100 नंबर पे कॉल करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, ठीक है, जो 112 हो गया है। और पुलिस आती है, अगर उसे लगता है छोटा ऑफेंस है, सिर्फ वर्बल फाइट है, तो वो समझा बुझा करके वार्निंग देके चले जाते हैं। अगर फिजिकल हुआ है तो फिर वो नोट डाउन करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, डेली डायरी नंबर लिखते हैं, सब कुछ लिखते हैं। देन दे प्रोसीड टू फाइल एन FIR। अब आगे चलते हैं। FIR अगर आपकी वो नहीं फाइल हुई, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, FIR मैंडेटरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस पे फाइल होना। अगर वो नहीं करते किसी भी रीजन से, पुलिस वाले चक्कर कटवा रहे हैं, फाइल नहीं हो रही है, तो उसको फाइल करवाने के लिए हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, इस पर्टिकुलर केस में वो FIR ना करके उन्होंने एक कलंदरा बना दिया, जिसे हम 751 बोलते हैं, प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पे जो होती है 107 और 151, जो बहुत एक छोटा केस, बहुत छोटी FIR भी नहीं बोलेंगे उसको, एक छोटी वार्निंग जैसी चीज समझ लो, उसको बनाई जाती है। और वो होने के बाद जब आपका कलंदरा हो जाता है, कलंदरा बोलते हैं उसको, वो होने के बाद आप चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाते हो, जो कंसर्न SCM होते हैं, MM से थोड़े से नीचे, जिनके आगे आपकी पेशी होती है कि उसकी एज सुन एज दे आर अरेस्टेड, और उनको फिर डिसाइड किया जाता है GC में डाला जाएगा या नहीं डाला जाएगा, या फिर केस प्रोसीड होता है, छोटे या बड़े केस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो वापस केस पे आ जाते हैं। इस केस में छोटा केस बनाया गया, इवन दो द इंजरीज वर सो हाई एंड ग्रीवियस, तो वो हमारा ग्रीवियांस था। तो हमारे अकॉर्डिंग जो सेक्शंस बनते थे उस 200 की कंप्लेंट में मैंने वो लगाए 307, 325, 323 जो सेक्शंस हैं, जो बनते थे एक्चुअल FIR में हमारे हिसाब से, इंजरी के हिसाब से, उसके लिए हम प्लीड कर रहे हैं अपनी 200 की कंप्लेंट में। अब 200 की कंप्लेंट के साथ आगे चलेंगे, तो इसमें आप अगर देखोगे तो इसमें हर ड्राफ्टिंग की तरह, हर केस की तरह, इसमें सिर्फ हमने कुछ नहीं लिखा जो एक्चुअल इंसिडेंट हुआ,
जो इंजरी हुई, किस तरह से मारा गया, वो लिखा है। ठीक है, इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पैराज है वो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि आप इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा। है फैक्ट्स ही, मगर बस इतना ही है कि किस तरह पहले किसने किसको बोला, किसने क्या बोला, वो लड़ाई कैसे एस्केलेट हुई, किस तरह झगड़ा हुआ, फिर कौन से पर्सन ने कहाँ से कोई वेपन उठा करके मारा, सिर्फ उतना लिखा हुआ है जो एक्चुअल इंसिडेंट है। और धमकी दी, क्या धमकी दी क्या नहीं दी, वो अपने हिसाब से आप इसमें डाल देते हो कि मैं तेरा और तेरे घर वालों का यहाँ पर रहना बिल्कुल नहीं पसंद, वगैरह वगैरह जो धमकियां हैं, थ्रेट्स हैं, वो डाल दिए और अपना ग्रीवियांस डाल दिया। ठीक है, ये सब कुछ वही है जो इंसिडेंट हुआ है एक्चुअली। ठीक है, अब यहाँ देखो पैरा 7 है, दैट द कंप्लेनेंट आफ्टर सेंडिंग हिज फैमिली मेंबर इनसाइड द हाउस आस्क्ड कंप्लेनेंट द रीजन फॉर शाउटिंग एंड क्रिएटिंग न्यूसेंस, after which accused number 1 simply slapped the complainant. At the same time, complainant's elder son Akhil came and objected the accused number 1 for slapping his father. Accused number 1 in anger took his sharpened object from somewhere and fatally attacked on the head and neck part of the complainant. So notice that caused a deep injury on head and neck of the complainant, resulting into ब्लड लॉस एंड कंप्लेनेंट फेल्ट डाउन इन सिवियर पेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अब देखो नोटिस करने की चीज़ ये है, बिफोर आई प्रोसीड विद द कंप्लेंट फर्दर, इसमें आपने ये देखना है एज सुन एज यू आर इंजर्ड। ठीक है, तो इंजरी होते ही आपको ये ध्यान रखना है, ये नॉलेज में रखना है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट होता है मेडिकल MLC जिसे बोलते हैं, मेडिकल लीगल केस फुल फॉर्म है उसका, जो चार्जशीट का पार्ट बनता है आगे जाके, जो असरटेन करता है कि आपको जो इंजरी हुई वो एक्चुअली उतनी ग्रेव थी भी या नहीं, आप एग्जैजरेट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे दो पार्टीज के बीच में अगर लड़ाई हो रही है, इवन दो देयर आर विटनेसेस, मगर वो भी नहीं बता सकते कि जो आपको इंजरी हुई है किस लेवल की, अनलेस इट इज वे टू हाई, एम्पुटेशन हो गया या फिर बिल्कुल ही आप चाकू मार दिया, पता चल रहा है कि भाई हाँ ठीक है। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर सिर्फ डॉक्टर ही बता सकते हैं कि वो इंजरी का ग्रीवियांस क्या था, वो ग्रेविटी क्या थी। इंजरी लोग देख सकते हैं लेकिन उसकी ग्रेविटी नहीं बता सकते, तो वो डॉक्टर्स बताते हैं। तो अब ड्यूटी जो होती है, एज सुन एज यू कॉल 100 नंबर, पुलिस आती है, तो उनकी ड्यूटी होती है आपको लेके जाएं, आपकी MLC कराएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और वो डॉक्यूमेंट को चार्जशीट का और रिकॉर्ड का पार्ट बने। मगर जैसे इस केस में मैं बताता हूँ, इस केस में ऐसा नहीं हुआ था। MLC हुई तो थी लेकिन हमें प्रोवाइड नहीं करवाएगी। तो आप अपने लेवल पे अपने रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ जाओ, उसको इंजरी को ठीक करवाओ, MLC करवाओ, उस डॉक्यूमेंट की कॉपी लो और उसको चार्जशीट का पार्ट बनाओ। और क्योंकि वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें एक वर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें लिखा होता है इंजरी का नेचर, जिसे इधर सिंपल बोलते हैं या फिर ग्रीवियस बोलते हैं। उस पर बहुत डिपेंड करता है आपका केस कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना लाइट हो सकता है। ठीक है, हालांकि पूरी तरह उस पर नहीं निर्भर होता, लेकिन उस पर निर्भर होता है, वो बताता है, क्योंकि डॉक्टर का ओपिनियन बहुत, वो एक्सपर्ट है, उसका माना जाता है, उस पर रिलायंस दिया जाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही हमने कंप्लेंट करी, पुलिस आई, FIR तो खैर क्या ही हुई, कलंदरा हुआ, तो उस अक्यूज को अरेस्ट किया गया, उसको स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया, जो मैंने बताया, एज सुन एज अ पर्सन इज अरेस्टेड उसके पास पेश किया जाता है। वहाँ पर अब क्या होता है, वहाँ पर अक्यूज को लेके गए और वहाँ पर आप IO से टच में रहो, वो आपको बता देंगे कि SCM सर के पास पेशी है, इतने बजे है, आप वहाँ पहुँच जाओ। बीइंग अ विक्टिम, क्योंकि FIR भी आपकी नहीं हुई है, छोटा केस बना दिया है, तो बीइंग अ विक्टिम आप जाओगे, वो भी एक जज हैं, वो आपके सबमिशन सुनेंगे। यहाँ पे जो कॉग्निजेंस है वो उस लेवल का नहीं लिया जाता है इस कोर्ट में, रीजन बीइंग कि छोटी कोर्ट्स हैं, ये सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते का आपको JC का ऑर्डर दे सकते हैं, वरना यहाँ बेल मिल जाती है, बेल बॉन्ड फर्निश करके इजीली, क्योंकि FIR नहीं है, छोटा सेक्शन है, कलंदरा सा बना दिया है। आप वहाँ गए, अपना ग्रीवियंस बताया, इंजरी बताई, तो आपने क्या करा, एक ऑर्डर ले लिया और 7 दिन की JC या 6 दिन की JC आपने करवा ली। ठीक है, आप वहाँ पे थोड़ा सेटिस्फाई हुए, ठीक है हमने जेल में तो भेज दिया, बीइंग अ विक्टिम फॉर द टाइम बीइंग। मगर अभी आपका रेमेडी मिला नहीं है, आपको FIR रजिस्टर करवानी है, आपका इशू मेन वो है। ठीक है, अपने अप्रोप्रिएट सेक्शन में जो इंजरी भी आपको हुई है।
तो वहां तक चीजें हो गई। अभी भी हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है, हमने पुलिस अप्रोच करा, हमने 100 नंबर करा, हमने थाने को बुलाया, हम थाने जा रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं हो रही है प्रॉपर सेक्शंस में। अब आप क्या करोगे, आपके पास रेमेडी क्या है, आपके पास रेमेडी ये है, आप 200 की कंप्लेंट प्लस इसके साथ 156(3) की कंप्लेंट में लेकर के कोर्ट में जाओगे, प्रॉपर तरीके से फाइल करोगे। लेकिन उसको फाइल करने से पहले एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट है जो आपको फॉलो करना है, वो ये है कि आपको एक रिटर्न कंप्लेंट अपने कंसर्न थाने में देनी है, एसीपी पे देनी है और डीसीपी पे भी देनी है। ठीक है, वो आपने दी। अब उसका मोड क्या हो सकता है सर, उसका मोड हो सकता है कि आप उसको इन पर्सन भी जाके दे सकते हो, उसकी रिसीविंग ले सकते हो। दूसरा, आप उसको बाय पोस्ट भेज सकते हो। तीसरा, आप उसको ईमेल कर सकते हो। तीनों का जो तीनों की उतनी ही वैल्यू है कोर्ट की नज़र में और उतना ही वो स्टैंड करते हैं। अब आप 1-2 दिन 4 दिन वेट करोगे कि मेरी जो कंप्लेंट्स हैं मैंने भेजी हैं उन पे शायद कोई एक्शन हो जाए, कोई भी डिपार्टमेंट चाहे एसएचओ डीसीपी कोई तो एक्शन लेगा। अगर होता है, आईओ अपॉइंट होता है, बहुत बढ़िया बात है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करो, उनके साथ जैसा वो कह रहे हैं वैसा कोऑर्डिनेशन रखो। आपकी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो बहुत अच्छा, नहीं होती है जस्ट इन केस उससे भी कोई रेमेडी नहीं निकलती तो वो प्रोसीजर हमने फॉलो कर लिया है 156(3) और 200 में आने का, तो आप वो अब आओगे कोर्ट में लेकर के 156(3) और 200 दोनों साथ में लेकर। अभी 200 की बात हो रही है, साथ में 56 दिन चलती है, इसलिए मैं दोनों को साथ में बोल रहा हूँ, साथ में लेके चलना। गए हमने प्रोसीजर फॉलो कर लिया था, तीनों अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट भेज दी थी, हमने पेटिशन हमने डाली, जो पेटिशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, हम पेटिशन हमने डाली टू गेट एन एफआईआर रजिस्टर्ड इन एप्रोप्रिएट सेक्शन जो हमें चाहिए। ठीक है, अब हमने कंप्लेंट डाल दी, हमने केस फाइल कर दिया, जज साहब उसको सुनेंगे, आपका ग्रीवियांस सुना जज साहब ने बीइंग अ विक्टिम क्योंकि आपने डाली है। अब वो क्या करेंगे, एटीआर कॉल करेंगे, यानी कि दैट इज एक्शन टेकन रिपोर्ट, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन देती है कि इस केस में जो कंप्लेंट हुई है या जो भी हुआ है उस पर क्या एक्शन लिया गया, वो उसे लाओ और मेरे सामने पेश करो, देन आई विल सी व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस। तो अगली डेट पे वो रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बेसिस पे, आपके सबमिशंस के बेसिस पे, आपके पास कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट हैं जो नहीं आपको लगता है रिकॉर्ड पे हैं या पुलिस वालों ने दिए हैं, पुलिस स्टेशन ने दिए हैं, चाहे जैसे इंजरी की फोटो के आप इसमें लगाओ, अपने मेडिकल डॉक्यूमेंट्स लगाओ, जिसको दिखेगा कि हाँ इंजरी ग्रेव है, उस हिसाब से एफआईआर प्रॉपर सेक्शंस में होनी चाहिए थी और होनी चाहिए थी। उस हिसाब से वो जज साहब जो हैं वो अकॉर्डिंगली आपकी एफआईआर को डिसाइड करेंगे, आपके केस को डिसाइड करेंगे और एफआईआर रजिस्टर करेंगे। नाउ अब मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताता हूँ इसमें क्या होता है, जो आपको शायद ही कोई बताएगा या आप किसी यूट्यूब वीडियो में भी शायद ये देखोगे, जो आपको सीख के मिलता है, जो हम बता रहे हैं इस वीडियो में आपको, वो ये है कि इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर अभी तो हम विक्टिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर टू बी क्लियर, अगर आप अक्यूज की तरफ से हो तो 56(3) की नॉलेज अक्यूज को कभी नहीं होती जब तक वो, ठीक है, जब तक वो डिसाइड नहीं हो जाती, क्योंकि वो जो चल रही है वो जज साहब आपके और पुलिस स्टेशन के बीच में चल रहा है। आपका अपना ग्रीवियांस है, आप लेके गए हो, आपको उसे प्रूव करना है कि ये मेरे साथ हुआ, ऐसा हुआ और इस पर एफआईआर रजिस्टर की जाए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसलिए एफआईआर रजिस्टर की जाए। तो अब इसमें क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, आपको जैसे नॉलेज मिल गई कहीं से कि ये मेरे अगेंस्ट एफआईआर के लिए सामने वाली पार्टी गई है, मैं अभी इस केस से थोड़ा सा हट के बात कर रहा हूँ जनरल सिनेरियो में, कि अगर एफआईआर आपके अगेंस्ट एफआईआर कोई लेके आया है 56(3) में और वो झूठी लेके आया है, फैक्ट्स मोल्ड करके लेके आया है, चीज़ें वैसी नहीं हैं जैसी एक्चुअल थी या हैं, तो आपको मालूम पड़ गई, नॉलेज पड़ गई, आप कोर्ट में जाओगे, बाकायदा आप कोर्ट से परमिशन लोगे टू अपीयर बिफोर द कोर्ट एंड मेक सबमिशंस और सबमिट एटलीस्ट सम डॉक्यूमेंट्स जो आपके फेवर में है, जो ट्रांसपेरेंसी लाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो कंसर्न ऑफिसर है वो नहीं सही से डॉक्यूमेंट दिए हैं उसने, और जो पार्टी ने है जो अपनी पेटिशन में जो डॉक्यूमेंट्स है वो मोल्ड कर दिए हैं, गलत दिखा दिया, गलत शो कर दिया। आप जाओगे कोर्ट से परमिशन लोगे, सिंस यू आर दी प्रपोज्ड अक्यूज, इस केस में आप प्रपोज्ड अक्यूज हो, आप अक्यूज नहीं हो कि आप अभी एफआईआर नहीं हुई है, तो प्रपोज्ड अक्यूज बन के आप जाओगे कोर्ट से, पहले परमिशन लोगे, अगर कोर्ट आपको अलाउ करती है सबमिशन देने के लिए, डॉक्यूमेंट्स फाइल करने के लिए,
जो कि अगर जेन्युइन कंसर्न है आपका तो यूजुअली अलाउ कर भी देते हैं, कर भी देंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स फाइल करोगे, आप एक्चुअल वर्जन जो है जज को बताओगे और आपका केस वहीं पे आप फ्री, आपको फिर उस केस से कोई लेना देना नहीं है जब तक कि वो डिसाइड नहीं होता। बैक टू द केस। अब वो जज साहब के पास एटीआर रिपोर्ट आ गई, आपने सबमिशन दे दिया, आपने आर्ग्यू कर दिया, अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इसमें एफआईआर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अब इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, वापस से बैक टू द केस, हमारे फैक्ट्स पे, इस केस में क्या हुआ, एफआईआर रजिस्टर हो गई और ऑन टॉप ऑफ इट इस केस में क्योंकि एफआईआर जो कॉग्निजेबल ऑफेंस शो हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, कोर्ट को सबमिशन देके, हम्बली रिक्वेस्ट करके या कुछ भी करके आप जो कंसर्न ऑफिसर है या एसएचओ है उनको रेप्रीमांड भी करवा सकते हो कि जब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो आपने जानबूझ करके क्यों इसमें एफआईआर नहीं करी और छोटे सेक्शन में क्यों करी। ये करवाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, आप करवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि ये चीज़ें रिपीट ना हो। और ऐसा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि अगर मैं सिर्फ थ्योरी पे चलूंगा तो थ्योरी इज़ वेरी इजी, जो आप खुद पढ़ भी सकते हो, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल, दिस इज हाउ प्रैक्टिकल लाइफ गोज इन लिटिगेशन। ठीक है, तो ये हुआ, आपने एफआईआर रजिस्टर करवा ली, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली चलो एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई, हमारी रेमेडी हमें मिल गई। ठीक है, हमने एफआईआर रजिस्टर करवा ली, हमारी हमें रेमेडी हमें मिल गई। अब इसमें क्या हुआ कि जो सेक्शंस हमें चाहिए थे वो हमें नहीं मिले, उसमें रजिस्ट्रेशन एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई। ठीक है, 307 नहीं लगा, बाकी सारे सेक्शंस लग गए, हमारा ग्रीवियांस, एफआईआर मिली, लगी, रजिस्टर हुई, लेकिन हमारा ग्रीवियांस अभी भी हम सेटिस्फाई नहीं है कि यार ये सेक्शन सही नहीं लगा। हम चले जाते हैं अपील में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट की जो एफआईआर है अभी भी प्रॉपर सेक्शन में नहीं हुई है, हमें ऑल्टर करवाने हैं, आप प्लीज़ इसमें कॉग्निजेंस लें। ठीक है, तो वो अब जो ऊपर चलेगा वो चलेगा, हमारा कंसर्न यहाँ खत्म हो गया, एफआईआर हमारी रजिस्टर हो गई। करेक्ट, अब आगे आ जाते हैं। ठीक है, अभी तो ये था जो मैंने बात करी प्राइवेट कंप्लेंट और 156(3) में साथ लेके चल रहा हूँ। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, मैं साथ लेके चल रहा हूँ दोनों, क्योंकि ये हमने जो कंप्लेंट फाइल करी है ये दोनों साथ में करी है, 200 और 156(3) यानी 175(3) साथ में। अब थोड़ा नीचे जाऊं, अगर मैं बात करूं 56(3) की, नाउ बैक टू दी अदर टॉपिक दैट इज बीइंग अकम्पनीड बाय 200, उसकी मैं अगर बात करूं तो सिंस दोनों कंप्लेंट जो है साथ में जा रही है, तो जब आप 200 की कंप्लेंट फाइल कर रहे हो तो आपको 56(3) में भी आपके सेम ग्राउंड है, राइट। 56(3) में भी आप वही चीज लिखोगे जो 200 में लिखोगे, क्योंकि आप अगर साथ दे रहे हो तो इन दोनों चीजों को, और एडवाइजेबल भी ये रहता है कि आप साथ दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपने ये दिया, अब इसमें आप क्या करोगे, क्योंकि साथ में जा रही है तो इसमें आप सारे ग्राउंड, सारे फैक्ट्स वापस से नहीं लिखोगे, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। पहला आप पढ़ो, क्योंकि 56(3) की बात हो रही है, accompanying complaint under section 200 CRPC is being filed on behalf of the complainant, the contents of the which may be read as part and parcel of this complaint application as the contents of the same are not being repeated herein for the sake of brevity। हाँ लिख दिया हमने, क्योंकि हमने पूरा इलेबोरेट कर दिया 200 की कंप्लेंट में, तो हमें यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है, अननेसेसरी ट्रबल है फॉर अस एंड फॉर द कोर्ट एज वेल। तो यहाँ पे हमने छोटी सी लाइन डाल दी that we are not repeating this petition that is being accompanied by this application since we have already elaborated the incident। ठीक है, इस पैरा में हमने ये सारा लिख दिया, बोल दिया। दूसरे पैरा में that the complaint has already exhausted the available remedies and no action has been taken। ये आप वही बता रहे हैं कि हमने SHO कंसर्न सब कुछ करके देख लिया, FIR नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 200 एंड 156(3). अब देखो, फिर मैंने बताया था कि ये जो कंप्लेंट्स हैं, तरीके एडवोकेट्स के अलग होते हैं, हर किसी का अलग होता है। तो जैसे इसमें अगर आप देख रहे हो, जैसे इसमें 200 पहले फाइल 200 में इलेबोरेटेड वर्जन लिखा हुआ है, फिर 56(3) में कंसाइज कर दिया है, राइट। डिमार्केट करना। दूसरे सिनेरियो में क्या होता है, जो यूजुअली फॉलो होते हैं, उसमें क्या होता है, 156(3) पहले फाइल होती है, पहले उसे लगाया जाता है, उसमें इलेबोरेटेड वर्जन लिखा जाता है, फिर आप 200 में उसको कंसाइज करके जो पैरा मैंने दिखाया उसको डाल देते हो। तो दोनों ही में ही कुछ गलत नहीं है, दोनों ही पार पे हैं, दोनों ही चल सकती हैं। मैं बता इसलिए रहा हूँ, कल को आप सोचो कि सर ने तो ऐसा बताया था
कि 200 और 56(3). लेकिन ये तो मैं जो ड्राफ्ट, जो अगर बाई चांस आपको मिलते हैं, आप सीनियर के साथ काम करते हो, ये जो ड्राफ्ट मैं देख रहा हूँ ये तो पहले 56(3) है, फिर 200 है। तो ये दोनों में कुछ गलत नहीं है, दोनों एक समान है, दोनों बराबर, दोनों का उतना ही वैल्यू है। नाउ कमिंग टू द अदर थिंग, ये दोनों चीज़ें आप अलग अलग भी फाइल कर सकते हो। तो अब जब आप अलग अलग फाइल करोगे तो आपको ऑब्वियसली, बहुत ऑब्वियस है, दोनों को इलेबोरेटेड वर्जन में ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग फाइल हो रही हैं। 56(3) आप फाइल करी, पहले आपने चलो 56(3) इलेबोरेटेड वर्जन में फाइल करी, आपकी वो डिसमिस हो गई, फिर आप 200 में मूव करोगे। 200 में भी फिर क्योंकि आप अलग से जा रहे हो, वो साथ में नहीं जा रही, क्योंकि आप अलग से जा रहे हो तो आप 200 में फिर इलेबोरेटेड वर्जन लिखोगे, फिर उसको फाइल करोगे। तो दिस इज हाउ इट गोट। तो एडवाइजेबल इसीलिए ये रहता है, जब आप इसमें जाओगे, इसको फॉलो करोगे, तो आपकी 56(3) पहले सुनी जाएगी अगर ये वर्जन आप फॉलो करते हो, और अगर आपकी 56(3) डिसमिस हो जाती है, फिर आपकी 200 कंटिन्यू हो जाती है। इफ आई एम वेरी क्लियर, दिस इज हाउ इट गोज इन दी कोर्ट। समझे? 56(3) पहले सुनी जाएगी, ATR कॉल होगी, जो मैंने रीजन सब कुछ बताया। अगर वो डिसमिस हो जाती है, FIR नहीं होती, वो वर्जन मैं बता देता हूँ, अगर FIR आपकी नहीं हो रही है, नहीं रजिस्टर हुई है, तो ये डिसमिस हो जाएगी, फिर वो 200 की कंप्लेंट आपकी चलेगी एज अ ट्रायल, जिसमें चार्जशीट नहीं फाइल होती, दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, एविडेंसेस होंगे, उस हिसाब से वो फिर डिसाइड की जाएगी। ठीक है? तो ये था 156(3) और 200 जो हमने पूरी तरह कवर कर लिया। आई होप कोई लकूनाज और डाउट्स ना रहे हों। और अब क्योंकि हमारा ये टॉपिक सिर्फ FIR रजिस्ट्रेशन तक था, तो ये वहाँ पे ये ख़त्म हो गया। हमने FIR अपनी रजिस्टर करवा ली, हमारी FIR रजिस्टर्ड हो गई। अब वो एक डिफरेंट आस्पेक्ट है कि हम उसको लेके अपील में जा रहे हैं या उसको ऑल्टर करवा रहे हैं, मगर हमारी FIR रजिस्टर हो चुकी है। अब FIR के बाद सर क्या होगा, वो हम बात करेंगे अगली वीडियो में, कि FIR अगर हो गई तो FIR अब वो कोर्ट में कब आएगी, कैसे आएगी, कब वो, कैसे वो ट्रायल चलेगा, वो ट्रायल कब चलेगा, और अगर आप अक्यूज की तरफ से हो तो आपको FIR की कॉपी कैसे मिलेगी, FIR की कॉपी मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास क्या रेमेडीज हैं, ट्रायल में क्या होगा, कैसे चलेगा। तो अब देखो, FIR की कॉपी, पहली तो चैलेंज यही है कि FIR की कॉपी आपको मिले कैसे। हालांकि चैलेंज नहीं है, बट सॉर्ट ऑफ चैलेंज इसलिए है कि ऐसा ना हो कि FIR रजिस्टर हो गई, आपको मालूम है FIR रजिस्टर हो गई, आप चले गए थाने की, सर मेरे को FIR की कॉपी दे दो, आधी अधूरी नॉलेज लेके, कि FIR तो एक्यूज का राइट है लेने का, विच इज़ वेरी ट्रू, मगर ऐसा भी नहीं है कि आप थाने गए और FIR की कॉपी लेने जा रहे हो, आपको डिटेन कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ, हैवी ऑफेंस हुआ, तो यू आर सपोज टू बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। मगर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने रिलेटिव को भेजो या कुछ, ये सब हम आगे बात करेंगे। मैं इलेबोरेटली बताऊंगा कि किस तरह से FIR की कॉपी आपको मिलनी चाहिए, और आप क्यों जो है थाने में नहीं जाओगे FIR लेने, और किस तरह से फिर वो आगे चीज़ें चलेंगी, ताकि आप अपनी जो रेमेडीज हैं एंटिसिपेटरी बेल की या बेल की जो है, वो जब तक आप अवेल कर सको। तो ये सब हम इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हम आगे कवर करेंगे अगली वीडियो में, FIR के बाद वाले में, वो इसके बाद वाली होगी। थैंक यू।